हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है वार्षिक परीक्षा 2021-22 गणित और बाकी सभी विषयों में 1 नंबर वाले 32 क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो चलिए हम 32 नंबर की तैयारी करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रिज कोर्स से। ब्रिज कोर्स में पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा। अब हम इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट। 1 दर्जन मतलब कितने केले होते हैं? 12 केले। 12 केले कितने के हैं? 60 रुपये के हैं। तो 1 केला कितने का होगा? हम 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी 1 केले का मूल्य हो गया 5 रुपये। हमें 6 केले का मूल्य बताना है। 1 केला 5 रुपये का आता है तो 6 केले कितने के आएंगे? तो हम गुणा करेंगे, 5 छंग 30। तो हमारे पहले आंसर का सही विकल्प का आंसर होगा स्टूडेंट 30। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। यहाँ पे एक वृत्त बनाए, वृत्त के 4 बराबर भाग हैं। 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है तो 4 मतलब हर यानी प्रत्येक भाग। 4 हर को नीचे लिखते हैं। अंश यानी कितना टुकड़ा, कितना भाग छायांकित है? केवल 1। 4 में से 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 में से 1 भाग छायांकित है तो हम भिन्न के रूप में क्या बना ये? 1/4। इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। तीसरे विकल्प पे आते हैं। तीसरे विकल्प में 10 गुणित 9। 10 गुणित 9 कितना होता है स्टूडेंट? 10 9 90। अब यहाँ बीच में इक्वल का चिन्ह है यानी बराबर। 90 90 के ही बराबर होगा, है ना। तो 15 में काय का गुणा करें तो 90 आ जाए। 15 का पहाड़ आप पढ़ के देखिए, 15 छंग 90। इसलिए आंसर हमारा आएगा 6। तीसरे का सही विकल्प का आंसर होगा 6। 10 9 90 बराबर होगा 15 छंग 90। वेरी इजी। अब चौथे पे करते हैं। चौथा 3.8 और 0.8 का गुणनफल होगा। मैं आपको पहले भी करके बता चुकी हूँ बच्चों। दशमलव वाली संख्या का गुणा हम ऐसे करते हैं, दशमलव को हम पहले ऐसा इग्नोर करते हैं, मान के चलते दशमलव नहीं है। जैसे हम साधारण गुणा करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 3 8 24। 0 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। पहले हम साधारण गुणा कर लेते हैं, इसके बाद इकाई तरफ से मतलब राइट हैंड साइड से जितने अंकों के बाद दशमलव होगी, हम भी हमारे उत्तर में उतने अंकों के बाद राइट हैंड साइड से इकाई तरफ से दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 1 स्थान के बाद दशमलव इधर है और 1 स्थान के बाद दशमलव इधर है, यानी टोटल स्थान कितने हो गए? 2। कहाँ से देखना है? इकाई तरफ से, राइट हैंड तरफ से। तो राइट हैंड तरफ से हम देखेंगे पहला स्थान, दूसरा स्थान, मतलब 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगी और दशमलव के पहले दशमलव अच्छे से दिखाई दे इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। 0.24। 0 के बाद सभी स्थानों को हम एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि दशमलव के बाद सभी स्थान का अपना एक अलग स्थान होता है, दशांश शतांश इस तरह से। तो चौथे का आंसर क्या हुआ? 3 8 24। इकाई तरफ से दशमलव लगाई, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.24। प्रश्न क्रमांक 2। चलिए 2 के पहले में अपन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 दर्जन केले का मूल्य कितना होगा? 30 रुपये। दी गई आकृति में 4 में से 1 यानी भिन्न बनी 1/4। 10 9 90, 15 छंग 90 यानी इधर आएगा 6। 8 तिया 24 यानी 0.24। अब सही जोड़ी पे आते हैं। 0.45 0.25। 0.45 में हम 0.45 में 0.25 को ऐड करेंगे तो पहले इकाई और इकाई को ऐड करेंगे। 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 2 और 4 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव और 0 0.70।
दशमलव के बाद अगर सबसे लास्ट में 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, हम इसको सिर्फ 0.7 भी लिखा रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 0.70। तो हमारे पहले का आंसर हो गया 0.45 में 0.25 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.70। ये पहले का आंसर हो गया। 306 में 9 से भाग करना है। भाग और गुणा में चिन्ह के नियम क्या होते हैं? अगर भाज्य और भाजक दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर ऋणात्मक मिलेगा। 9 का पहाड़ा हम पहले 306 में भाग देंगे। भाग भी कैसे देते हैं बच्चों? जैसे आप साधारण भाग करते आ रहे हैं बहुत छोटी क्लास से, वैसे ही भाग देंगे। 9 तिया 27, क्योंकि 9 चौको 36 ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा कुछ नहीं। अभी आ गया 9 चौको 36, तो कितना आया स्टूडेंट? 34। लेकिन भाज्य हमारा ऋणात्मक है, भाजक हमारा धनात्मक है। जैसे गुणा का नियम होता है, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग हों तो उत्तर हमें कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। इसीलिए स्टूडेंट्स ऋण 306 में हम 9 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? -34। ठीक है, तीसरा देखते हैं। अभी मैंने आपको गुणा करना सिखाया स्टूडेंट, इसका गुणा बताइए। 25 ऋण और ऋण का गुणा धनात्मक संख्या होगी, ये तो पक्का है, कोई इसमें से धनात्मक ही आएगा। अब 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया। अभी मैंने आपको सिखाया इकाई तरफ से केवल यहाँ पे एक अंक है, यहाँ तो कोई दशमलव नहीं है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और 10.0 का मतलब सिर्फ 10, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा 10। तीसरे का आंसर क्या होगा बच्चों? 10। तीसरे को हम मिला देंगे 10 से। चलिए चौथा देख लेते हैं। एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है। अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं आपस में हमेशा घट जाती हैं, तो हम घटा देंगे। 35 में से 25 गया, 10 बचता है। एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी दशमलव लगा देंगे, तो 1.0 का मतलब क्या होता है? 1। दशमलव के बाद अगर सारी 0 हैं तो वह निरर्थक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और लेकिन हमें एक धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक एक मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। लेकिन यहाँ पे सही जोड़ी में ऋण का चिन्ह नहीं दिया है, इसका आंसर आना चाहिए ऋण 1। तो हम ऋण 3.5 और धन 2.5 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ऋण 1। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, इसका आंसर आएगा ऋण 1, आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 4/5। 4/5 का मतलब है हम 4 में 5 से भाग दें। अंश भागित हर का, अंश बटे हर मतलब हमेशा होता है अंश भागित हर, अंश में हर से भाग देना। तो 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ें कि 4 आ जाए, नहीं आएगा ना तो 0 बार पढ़ेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने से हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 8 40, 8 बार भाग चला जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा 0.8। तो 4/5 को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 0.8। ये हमारे 5वें का आंसर हो गया। छठा प्रश्न, जैसे मैंने आपको अभी बताया बच्चों, भाग देना है हमको। 0.5 में 10 से भाग देंगे। अगर नीचे 10 है यानी इसमें एक 0 है तो दशमलव हमारी इकाई तरफ से एक स्थान खसक जाएगी। अगर हम 100 से भाग देंगे, 100 में 2 0 होती हैं तो दशमलव हमारी 2 स्थान खसक जाएगी। तो अभी क्या है बच्चों? 0.5 है, 0.5 है, और हमें इसमें 10 से भाग देना है। 10 में कितनी 0 है? 1, यानी कि ये दशमलव एक स्थान इधर खसक जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.005। पहले सॉरी स्टूडेंट, क्या होगा? एक स्थान खसकाएंगे हम इसको, तो 0.05। अभी एक स्थान, पहले एक स्थान के बाद दशमलव थी, अब ये 2 स्थानों के बाद दशमलव आ जाएगी, तो हम इसको काय से मिलाएंगे? 0.05 से। अगर 100 से भाग देते तो दशमलव 2 स्थान खसक जाती। इस तरह से आपको सही जोड़ी याद रखना है। इसमें से ये जो 4 है ये किसी का भी आंसर नहीं है, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न में है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ें तो 1400 आ जाए।
इस तरह के प्रश्न में आप खुद समझ सकते हैं 312 में और क्या जोड़ें, कितना और जोड़ें कि 1400 हो जाए, मतलब 1400 होने के लिए कितना कम है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम घटा के देखेंगे। 1400 में से 1312 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। इसका मतलब अगर 312 में 88 को हम और जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1400। तो पहले का आंसर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, 88। तो 1312 में 88 जोड़ने पे 1400 प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा में आपको इसको अच्छी तरह से घटा के दिखा भी सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास कितने रुपए हैं, 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक रुपए हैं। अब कितने कम ज़्यादा पता करने के लिए भी स्टूडेंट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आप 157 में से 72 को माइनस कर लीजिए तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 85 रुपीज़ ज़्यादा हैं। तो दूसरे का आंसर हमारे पास आ जाएगा 85 रुपीज़, 75 रुपये ज़्यादा हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। बंटवारा करना है, विभाजन करना है, मतलब स्टूडेंट आपको भाग करना है। तो 72 में 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, घटाएंगे तो बचा 1, उतारेंगे 2, 6 दूनी 12। तो हमारे पास अगर हम 72 को 6 लोगों में बांटेंगे तो कितने आएंगे, 12 कंचे आएंगे। तो तीसरे में आंसर हम लिख देंगे 12 कंचे। ये हमारे तीसरे का आंसर हो गया स्टूडेंट। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अनुपात लिखने के लिए स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, 2 गुनी और 1 गुना। तो हम हिना 2 गुनी है तो 2 अनुपात, आमिर की ऊंचाई 1 है मान लो, हिना की ऊंचाई 2 है तो उनका अनुपात के रूप में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2:1। 2:1, 2 बिंदी यानी अनुपात का साइन और 1:2:1। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। चौथे का पहला है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। 3/4 यानी 4 में से 3 देख लेते हैं हम। देखो एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के 4 भाग है, 4 में से 3 छायांकित है, मतलब बिल्कुल सत्य है। पहला वाला सत्य लिखा है कि ये छायांकित भाग है 4 में से 3 यानी 3/4। अब 4/5 भागित 8/10, 4/5 भागित 8/10 का मान 2 है। चलो करके देख लेते हैं। ये कट सकता है तो हम इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ये भी 4/5, ये भी 4/5। आपको मालूम है 4/5 में 4/5 से भाग देंगे, मतलब एक जैसी संख्या से भाग देंगे तो कितना आता है हमेशा आंसर 1। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2, मतलब ये असत्य लिखा है। तो दूसरा वाला हमारा हो जाएगा असत्य। पहला वाला सत्य, दूसरा वाला असत्य। चलिए खालिस्तान देख लेते हैं। पहला खालिस्तान देखते हैं बच्चों। पहले खालिस्तान में है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी, 10 गुनी है। और तो हम क्या करेंगे, इसको 10 गुना कम कर देंगे, साइकिल की कीमत को 10 गुना कम करेंगे। तो हम 60,000 में 10 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 60,000 में से एक जीरो चली गई तो कितना बचेगा, 6,000। तो पहले खालिस्तान में आएगा बच्चों 6,000। दूसरा खालिस्तान 5,728 में 7 का स्थानीय मान, 7 कौन से स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़ा यानी 100, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 700। दूसरे में क्या आ जाएगा आंसर, 700। तीसरा देख लेते हैं। 3/5 में से 1/5 को घटाएंगे। हर तो ऑलरेडी समान है तो समान हर 5 होगा, और 3 में से 1 गए 4 यानी 3 में से 1 गए 2 यानी 2/5। तो ये वाले खालिस्तान में हमारा आ जाएगा 2/5। अब हम अगला देख लेते हैं। 50 भागित 7 वाला प्रश्न हम देख रहे हैं।
घटा 50 शेषफल निकालना है तो हम भाग दे के देखेंगे शेषफल के लिए। 7 सत्ते 49, शेषफल कितना बचा 1। तो हमें इसमें भागफल नहीं लिखना है, हमें शेषफल पूछा है तो हम शेषफल लिख देंगे 1। अगर भागफल पूछते तो हम कितना लिखते 7। अब गुणा करना है बच्चों, तो गुणा करने के लिए आप बहुत छोटी क्लास से ही गुणा करते आ रहे हो। आप करके देखिए 546 गुणा 8, 546 में हम 8 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। आप खुद गुणा करके देखिए और चेक कीजिए, आपका गुणनफल आना चाहिए 4368। अगर आपका इतना आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप गुणा करना जानते हो। चलिए प्रश्न छठा करा देती हूँ मैं आपको इसमें। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके लिखिए। अब आप सोचेंगे 2/3 मतलब 3 में से 2 है ना, तो यहाँ तो आपको 6 बॉक्स दिए हैं, तो ऊपर के 3 बॉक्स हैं, नीचे के 3 बॉक्स हैं, तो आप हर 3 में से 2 को छायांकित कर दीजिए। वेरी इजी। ये ऊपर वाले 3 में से 2 को छायांकित कर दिए, नीचे वाले 3 में से भी 2 को छायांकित कर दिए, यानी हो गए ना 6 में से 4। हम इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, काटने पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 में से 2 ही आया ना, क्योंकि 2/3 की तुल्य भिन्न कितनी है 4/6 है। इसलिए 3 में से 2 मतलब 4 में से 6 करना है हमको छायांकित। तो इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइए बच्चों। अगर आपको 2/3 को छायांकित करने का है तो आप 4 खानों को छायांकित करके आएंगे। ये 2/3 भाग छायांकित हो गया। इसी तरह हमारा पाठ 1 के 1 नंबर वाले प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। चलिए अब हम पाठ 2 पर चलते हैं। अभी हमने ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा है। अब हम पाठ 1 अध्याय 1 संख्या पद्धति के 1 नंबर वाले प्रश्नों को हल करते हैं, याद करते हैं। पहला प्रश्न, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर। एक परिमेय और एक अपरिमेय मतलब एक करने वाली और एक बिना करने वाली संख्या को हम यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा करने वाली संख्या ही मिलती है, और करने वाली संख्या जहाँ करनी लगी हम उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो पहले का आंसर हमारा होगा प। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है? अभी बताया मैंने स्टूडेंट, जिसमें करनी है पहचानने का सबसे सरल तरीका, जिसमें करनी है तो अपरिमेय, करनी नहीं है तो परिमेय। यहाँ पे देखो +23 से -23 कैंसिल हो जाएगा, करनी नहीं है। यहाँ पे अंश और हर में करनी 7 से करनी 7 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे +√5 और -√5 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ करनी सा वाले ऑप्शन में बची है, इसका मतलब दूसरे का हमारा आंसर आएगा 1/2। तीसरा प्रश्न में, यदि a > 0 एक वास्तविक संख्या है, p और q परिमेय संख्याएं हैं, तो कौन सा सत्य है? ये हमने घातांक के नियम के 4 सूत्र पढ़े थे स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, सबसे सही सूत्र लिखा है सा। a की घात p बटे a की घात q बराबर a की घात p माइनस q। आधार समान है, भाग की क्रिया हो रही है तो घातें घट जाएंगी। बाकी तीनों सूत्र सही नहीं लिखे हैं, ये तीनों असत्य हैं, ये ही सत्य है। तीसरे का आंसर सा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तीसरे का सा, इसका 1/2, इसका अपरिमेय संख्या। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा भी सेम वही है बच्चों। a यहाँ पे नोटेशन संकेत a लिया था, यहाँ पे एक संख्या को b से दर्शाया है, तो b > 0 एक वास्तविक संख्या है। p और q की जगह m और n ले लिया है। इसमें हमें सत्य बताना था, इसमें असत्य बताना था। इसमें केवल एक ही सूत्र सही था, इसमें केवल एक ही सूत्र गलत लिखा है, जो घातांक के नियम सूत्र रूप में लिखते हैं। तो इसमें कौन सा सूत्र गलत लिखा है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें सा वाला सूत्र गलत है, क्योंकि अंश की घात में से हर की घात को घटाते हैं, यहाँ पे हर में से अंश को घटाया है, इसलिए ये वाला असत्य होगा। पांचवा देख लेते हैं। कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है? 1 और 2 के बीच मतलब 1 से बड़ी, 2 से छोटी। आप अंश भागित हर पहाड़ा पढ़ते से ही आपको पता चल जाएगा। जब हम 5 में 4 से भाग देंगे तो
4 एकम 4, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, मतलब ये संख्या 1 से बड़ी है पर 2 से छोटी है क्योंकि एक ही बार भाग गया है। इसी तरह से जब हम 11 में 8 से भाग देंगे तो 8 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, मतलब ये संख्या भी 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। जब हम 13 में 8 से भाग देंगे तो इसमें भी एक ही बार भाग जाएगा, यानी ये संख्या भी 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, मतलब ये भी 1 और 2 के बीच में है, ये भी 1 और 2 के बीच में है, ये भी 1 और 2 के बीच में है। लेकिन जब हम 17 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार भाग चला जाएगा और फिर दशमलव लगाएंगे और फिर कुछ संख्याएं प्राप्त होंगी, मतलब ये संख्या 2 से बड़ी है। तो 5वें प्रश्न में कौन सी संख्या 1 और 2 के बीच नहीं है? सा वाली संख्या, क्योंकि ये 2 से बड़ी है। पहले में हमने क्या लिखा था? परिमेय और अपरिमेय का अंतर या योगफल अपरिमेय। इसमें से ये अपरिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा सूत्र सही है? ये वाला सूत्र सही है। चौथे में कौन सा सूत्र गलत है? ये वाला सूत्र गलत है। आप ध्यानपूर्वक देख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान पे चलते हैं। पहला खालिस्तान, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर, जब हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं तो उन सब संख्याओं का समूह मिलकर कहलाता है वास्तविक संख्याएं। तो पहले खालिस्तान में हम भरेंगे वास्तविक संख्याओं का समूह। दूसरा, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे p और q या अंश और हर हमेशा हम कैसी संख्याएं लेते हैं स्टूडेंट्स? पूर्णांक। दूसरे खालिस्तान में पूर्णांक आ जाएगा। तीसरा खालिस्तान, यदि r परिमेय संख्या है, यदि r परिमेय संख्या है, s अपरिमेय संख्या है, तब r प्लस s और r माइनस s होंगी। हमने पहले ही खाली सही विकल्प में पढ़ा था, परिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो इनका योगफल और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इस खालिस्तान में हम भर देंगे अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट खालिस्तान देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, अगर परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा। परिमेय मतलब शांत, अपरिमेय मतलब अशांत। तो यहाँ अपरिमेय दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट? अशांत। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार किस प्रकार का होता है? अभी हमने देखा अपरिमेय का अशांत होता है प्रसार और परिमेय संख्या का प्रसार हमेशा शांत होता है। 0 और 1 के बीच कोई संख्या, 0 और 1 के बीच आधा, आधा को हम लिखते हैं 1/2। सब वैसे तो कई परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे सरल परिमेय संख्या होगी, सभी जानते हैं 0 और 1 के बीच में आधा होता है, आधे को गणित में हम लिखते हैं 1/2। तीसरा, क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है? इसका दशमलव निरूपण देखिए समाप्त हो गया है, इसीलिए जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह हमेशा परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा हाँ, क्योंकि ये शांत दशमलव निरूपण है और शांत दशमलव निरूपण हमेशा परिमेय संख्या की ही होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ। चौथा प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। चौथे प्रश्न में 6 करनी 5 को गुणा करना है 2 करनी 5 से, तो हम पूर्णांक गुणांक का गुणांक में गुणा करेंगे, 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 गुणित करनी का करनी में करेंगे, करनी 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 5, क्योंकि 5 का वर्गमूल 5। अब 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, तो हमारा इसका चौथे का आंसर आ जाएगा 60। चलिए इसको हल करना है छठे प्रश्न को, छठे में इसको और इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 करनी 2 और 1 करनी 2 मिलके हो जाएंगे 3 करनी 2। इसी तरह से 5 करनी 3 और 3 करनी 3 के चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 गए, 2 करनी 3,
बड़ी संख्या धनात्मक थी इसलिए प्लस का चिन्ह। 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न चौथे पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, सत्य असत्य। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। सही बात है, ये सत्य है। एक परिमेय संख्या और का दशमलव प्रसार अभी हमने सीखा। परिमेय संख्या होगी तो हमेशा शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक पूर्ण हो ये जरूरी नहीं है, मतलब तीसरा असत्य होगा। चौथा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सही है। हम उसको हर में एक लिख के परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, तो पांचवा वाला हमारा होगा असत्य। चलिए स्टूडेंट, पाठ 2 बहुपद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद है। बहुपद के लिए मैंने आपको बताया था चर की घात बहुपद है कि नहीं है, उसके लिए हम देखेंगे चर की घात। चर की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? धनात्मक। सभी चरों की घात अगर धनात्मक है और पूर्णांक है तो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ देखनी है। पहले में √x है, मतलब घात पूर्णांक नहीं है। दूसरे में हर में x की घात 2 है, मतलब ऋणात्मक है घात। तीसरे में भी x की घात 2 हर में लिखा हुआ है, मतलब ऋणात्मक है घात। केवल चौथा ही ऐसा है जिसमें सभी चरों की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इस पहले का आंसर होगा x² + x + 2, ये बहुपद है। ये तीनों बहुपद नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। पहले में बहुपद पूछा था, दूसरे में बहुपद नहीं है। हमें वही काम करना है, बस ये देखना है कि चर की घात जिसमें धनात्मक और पूर्णांक नहीं है वह बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं हो सकता, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर हर में लिखा हुआ है, मतलब इसकी चर की घात धनात्मक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है, ये भी बहुपद है। इसमें चर की घात x की घात 0 है ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले का आंसर हमारा ये होगा स्टूडेंट, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? शून्य बहुपद की घात क्या होती है बच्चों? शून्य बहुपद की घात कैसे पता करेंगे? परिभाषा ही नहीं है कोई शून्य बहुपद की, इसका मतलब शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। अब चौथे विकल्प में बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात जो होती है वह बहुपद की घात होती है। चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 4 है, इसका आंसर आएगा बहुपद की घात 4। x पांचवा सही विकल्प, x की घात 2 -x -6 के शून्यक होंगे। शून्यक मतलब इसको शून्य बनाने वाले। हम मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे, तो 6, यहाँ पे हमारे सी के स्थान पे 6 ऐसी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने से 6 आए और जोड़ घटा के -1 आए, तो 3 दूनी 6। अब इनको घटाने पे -1 आएगा, ये बीच की संख्या मध्य पद को हम लेंगे, ये हमारे पास -1 आना चाहिए। तो -1 कब आएगा? जब हम 3 को माइनस में रखें और 2 को प्लस में रखें, तो इनको घटाने पे -1 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके शून्य -3 और 2, तो -3 और 2 कौन से ऑप्शन में लिखे हैं? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बा में हम लिख देंगे -3 और 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। छठे में क्या लिखा है? 6th नंबर में x² का गुणांक। तो x² के साथ जिस संख्या का गुणा है, x² के साथ ऋण 3 का गुणा है, इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा ऋण 3। एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों। पहले सही विकल्प का आंसर हमने देखा था, इसमें बहुपद है ये, इसमें बहुपद ये नहीं है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, इसमें सबसे बड़ी घात 4 है। शून्यक -3 और 2 है। x की घात 2 के साथ ऋण 3 का गुणा है, इसलिए x की घात 2 का गुणांक ऋण 3 हो गया है।
7वें प्रश्न पे चलते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें चर की घात 0 है, इसमें चर की घात 1 है, इसलिए ब वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित 8वें प्रश्न को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती है? द्विघाती मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो। इसमें अधिकतम घात 1 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो हमारा आंसर हमको 2 घात किस में दिख रही है? अ वाले में दिख रही है। तो x² + 2x + 5 हमारा द्विघाती बहुपद है। 9वां देख लेते हैं। x+1 बहुपद x² - k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। अगर x+1 x² - k का गुणनखंड है तो यह इनका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होता है बच्चों? इसका चिन्ह बदल के +1 है तो -1, p-1 ज्ञात कर लें। p-1 का मतलब इसमें x के स्थान पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -k और शेषफल 0 आएगा। हम इसको हल करके देखेंगे तो k का मान हमारे पास आएगा 1। k का मान क्या आएगा स्टूडेंट? 1। ब आंसर आएगा। 10वां प्रश्न, बहुपद 3x - 2 का शून्यक। 3x - 2, 3x - 2 का शून्यक यानी इसको बराबर शून्य कर दीजिए। तो 3x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 0 - 2 का पक्षांतर करेंगे +2, 3x बराबर 2, तिर्यक गुणा कर देंगे 3 का तो x बराबर 2/3। तो इसका आंसर होगा हमारा 60, 2/3। खालिस्तान देख लेते हैं। वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa क्या हो? pa क्या हो? 0 हो। शेषफल प्रमेय से हमने देखा है शेषफल बराबर 0, pa का मान 0। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तीसरा, बहुपद में चर की बहुपद में चर की घात सदैव एक पूर्णांक होती है। बहुपद में धनात्मक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो तीसरे में क्या आएगा? पूर्णांक होती है। 2 पद वाले बहुपद को द्विघाती, 3 पद वाले को त्रिघाती, तो द्विपद वाले को द्विघाती। और ये सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये तो सभी को याद होगा। याद नहीं है तो याद कर लीजिए। चलिए सत्य सत्य देखते हैं। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक आद्वितीय शून्यक होता है। सही बात है, रेखिक बहुपद का एक आद्वितीय शून्यक होता है, ये सत्य है। 2 घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, गलत। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है। 2 घात वाले बहुपद को तो हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, सत्य। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं, असत्य। बहुपद 7 + 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। आप इसको शेषफल प्रमेय से हल करके देखिए, ये गुणनखंड है, मतलब सत्य। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कर लेते हैं अब पहला प्रश्न, x की घात 3 + 3x की घात 2 + 3x + 1 को x+1 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, शेषफल निकालना है तो ये जो x+1 है तो +1 है तो हम इसमें x की जगह क्या रख दें? -1 रख दें। इस पूरे बहुपद में x की जगह -1 रख दें। मीन्स x की घात 3 है तो -1 की घात 3, फिर है 3 × -1 की घात 2, फिर 3 × -1 और लास्ट में है +1। हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 की घात 3 लगाएंगे -1, 2 की घात 2 लगाएंगे +1 और +1 का गुणा 3 में करेंगे 3। इसी तरह से +3 का गुणा -3 में करेंगे -3 और लास्ट में है हमारा +1। तो +1 और -1 कैंसिल, +3 और -3 कैंसिल, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब इस शेषफल हमारा 0 आएगा और x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहले का आंसर हमारा होगा 0। शेषफल हमने ज्ञात करके देखा 0। अब 101 की घात 3 का मान क्या होगा? 101 की घात 3, 101 की घात 3, तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1 की घात 3,
अब हम इसमें सर्वसमी का अप्लाई करेंगे, a प्लस की पूर्ण घात 3, और इसको आप हल करके देखिए। पूरा हल करने के बाद हमारे पास जो आंसर प्राप्त होगा 1030। स्टूडेंट क्या प्राप्त होगा? 1030301। एक बार फिर लिख देती हूँ, 1030301। ये आंसर हमें प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में है रेखिक बहुपद की घात। तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? एक रेखिक बहुपद का उदाहरण, रेखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी। रेखिक बहुपद जिसमें चर x की अधिकतम घात 1 हो, इसमें अधिकतम घात 1 है ना। ax प्लस बी रेखिक बहुपद का उदाहरण है। किसी बहुपद में, पांचवा देख लेते हैं, किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा होती है। अशून्य अचर पद की घात हमेशा शून्य होती है। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 0।